Welcome back everyone. We are here to discuss chapter number 3 of economics and it's the money and inflation. First of all I want to say sorry because I cannot attend the live lectures today because of net problems. So I will send this lecture on my YouTube channel, so you have to go my YouTube channel and watch this lecture carefully. So let's start this chapter money and inflation. इस चैप्टर में दो मेन टॉपिक डिस्कस करने हैं, मनी एंड इन्फ्लेशन। यह चैप्टर एग्जाम के लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 मार्क्स के लिए चैप्टर पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में। 1 MCQ, 1 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड 1 5 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि कुल मिलाकर 8 मार्क्स के लिए चैप्टर है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 MCQ होगा, 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होगा और एक 5 मार्क्स के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम एंड लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम यानी क्या, मैं सीधा एग्जांपल आपको दे दूं, उसके बाद हम क्लियरली वहां पर जाएंगे थोरोली। बार्टर सिस्टम यानी क्या, आपके पास जो गुड्स है वो आपको एक्सचेंज करने होंगे किसी और के साथ, यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप किसी और पर्सन को वो चीज़ दोगे, उसके बदले में वो आपको दूसरी चीज़ देगा। नहीं समझ में आया, फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मान लो आपको राइस चाहिए और आपके पास व्हीट है, आपको चाहिए राइस और आपके पास है व्हीट, तो आप करोगे क्या, आप सामने वालों को व्हीट देंगे और उसके बदले में वो आपको राइस देंगे। यानी बीच में कहीं पर भी मनी नहीं आई, रुपीस की वैल्यू कुछ भी नहीं आई। एक दूसरे के साथ सिर्फ गुड्स एक्सचेंज होते हैं, जो एक दूसरे की नीड होती है वैसे गुड्स एक्सचेंज होते हैं, उसे बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आपको मिल्क चाहिए और सामने वाले के पास घी है, सॉरी आपका अगर आपको मिल्क चाहिए और सामने वाले के पास मिल्क है, आपके पास घी है, तो आप क्या करेंगे, सामने वाले को घी देंगे, उसके बदले में आप वो मिल्क देगा आपको। तो सिंपल उसे बोलेंगे हम बार्टर सिस्टम, जहाँ पर मनी बीच में आएगी ही नहीं एक्सचेंज करने के लिए। यहाँ पर देखो दिया गया 3.1 नंबर के पॉइंट पे मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स और सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी। तो क्लियरली डिफाइन क्या बताएगी, यहाँ पर एक्सचेंज होता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, लेकिन कैसे है, तो कि डायरेक्टली फॉर द अदर गुड्स और सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विस एक दूसरे का साथ एक्सचेंज होते हैं, लेकिन बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता है, यानी कि मनी यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होगी। तो शायद समझ में आ चुका होगा बार्टर सिस्टम का मीनिंग। अब पॉइंट नंबर 1 है लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। टोटल 3 ही लिमिटेशंस है, लेकिन अगर शॉर्ट में अगर एक्सप्लेनेशन करना चाहे तो मैं बोल दूँ लिमिटेशंस क्या होगी। अगर मान लो आपके पास गुड्स है, सामने वाले के भी पास गुड्स है, आपको जो गुड्स चाहिए वैसा ही गुड्स सामने वाले के पास होगा ही होगा, वो कंपलसरी नहीं है, ये सबसे पहले लिमिटेशंस है। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास एक्सपेंसिव चीज़ या फिर वैल्यूएबल चीज़ है और सामने वाले के पास इनएक्सपेंसिव गुड्स है, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत है तो आपको लेना ही पड़ेगा, आपको एक्सपेंसिव गुड्स देना होगा और सामने से आपको इनएक्सपेंसिव गुड आएगा। एग्जाम्पल मान लो कि अगर आपके पास गोल्ड है या कुछ भी है और सामने के पास सिर्फ व्हीट और राइस है, लेकिन आपको व्हीट और राइस चाहिए और आपके पास तो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है गोल्ड, तो आपको नीड फुलफिल करने के लिए गोल्ड भी सामने वाले को दे देना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है क्लियरली कि द प्रोमिनेंट लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम्स आर। ओके, स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस क्या क्या है। सबसे पहले लिमिटेशन है प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वॉन्ट्स। अब यहाँ पर वॉन्ट्स का एडजस्टमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है मेरी जो नीड्स है वो सामने वाले के पास वो गुड्स हो गए ऐसा कंपलसरी कुछ भी नहीं है। देखते चलो क्या लिखा है इसमें। With the socio-economic development, the needs of human beings increased, and so the economic structure, which was simpler in the earlier times, becomes more complicated. अब पहले के टाइम में हमारी जैसे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ था, आज के टाइम में देख लो हमारा सोशल डेवलपमेंट भी हो चुका है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो चुका है। तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लोगों की लाइफ बहुत ही सिंपल थी, लोगों को सिर्फ खाना चाहिए था प्रॉपरली, कुछ भी वो हमारी तरह इन्वेस्टमेंट करना, नया नया बिजनेस स्टार्ट करना, ये सब बारे में कुछ भी सोचने नहीं थे। तो यानी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ह्यूमन बींग्स है उसकी जो नीड्स है वो इंक्रीज हो गई।
तो इसकी वजह से हुआ क्या, तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विच वाज सिंपलर इन अर्लियर टाइम्स बिकम द मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब हमारा जो सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी नीड्स हैं, तो वो सब फुलफिल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। नाउ दोज हु हैड राइज टू एक्सचेंज फॉर विट डिड नॉट नीड विट बट क्लोज अंडर द बाटर। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि ऐसे लोग जिसके पास क्या है, राइस है, क्या लिखा है, नाउ दोज हु हैड राइज टू एक्सचेंज फॉर विट डिड नॉट नीड विट बट द क्लोथ अंडर द बाटर। जिसके पास राइस है उसको विट नहीं चाहिए, उसको क्लोथ चाहिए। पहले क्या था, जिसके पास विट था और जिसके पास राइस था वो दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया देखो, कि जिसके पास राइस है उसको विट नहीं चाहिए, उसको क्लोथ चाहिए। While on the other hand, one who had clothes did not want rice but wanted ghee in exchange for their clothes। अब जिसके पास क्लोथ्स है उसको घी नहीं चाहिए एक्सचेंज में, उसे राइस नहीं चाहिए, सॉरी उसको राइस नहीं चाहिए एक्सचेंज में, उसे चाहिए घी। Thus there was a difficulty in establishing a need for each other's goods or services to make the barter possible, making it a challenge to establish a barter between the invisible and the इनडिविजिबल एंड द डिविजिबल गुड्स। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई सबकी नीड फुलफिल करना, क्योंकि जिसके पास राइस है उसको विट नहीं चाहिए, उसे क्लोथ चाहिए, और जिसके पास क्लोथ है उसे राइस नहीं चाहिए, उसे चाहिए घी। तो ऐसे सबकी जो वांट्स है उसको एडजस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई हमारी बार्टर सिस्टम की। सेकेंड लिमिटेशन है डिफिकल्टी इन द स्टोरिंग वैल्यू। अब देखो आपके पास अगर रुपीज है तो आप इजीली उसे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं कहीं पर भी, और कितने साल तक, जितने साल तक आपको स्टोर करना है कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल था गुड्स एंड सर्विसेज में, वो सेकंड लिमिटेशन है उसकी, कि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। देयर वाज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन द स्टोरिंग वैल्यू। हियर वैल्यू मीन्स एक्सचेंज वैल्यू। क्लियर, यहाँ पर वैल्यू का मीनिंग क्या हो रहा है, एक्सचेंज वैल्यू। वहां पर तो कोई एक्सचेंज वैल्यू थे ही नहीं। क्या फार्मर में एक्सचेंज विट्स फॉर द पेयर ऑफ शूज और क्लोथ्स, बट व्हेन द प्रोडक्टिविटी राइजेस एंड शी और ही प्रोड्यूस मोर विट, देयर इज राइजेस अ प्रॉब्लम ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सरप्लस विट। देखो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है कि मान लो कोई फार्मर है, वो अपने खेत में विट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बदले में उसने क्या किया, उसे पेयर ऑफ शूज मिल रहे हैं, लेकिन वो कितने शूज लेगा, वेट तो बहुत सारा प्रोड्यूस हुआ होगा उसके फार्म में, तो एक बार वो शूज लेगा, 2 बार लेगा, 3 बार लेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो हर बार शूज लेकर क्या करेगा। तो बाकी के जो वेट प्रोड्यूस हुए हैं, एक्स्ट्रा वेट, उसका वो क्या करेगा। If wheat can be stored for a long period, then at a future date such a stock of wheat can be exchanged for the new pair of the shoes or clothes or rice. But the question arises, how to store wheat? चलो मान ले कि वो वीट जो हम प्रोड्यूस किया है उसे स्टोर भी कर दें, लेकिन वो कितने साल तक स्टोर कर पाएगा, कहाँ स्टोर करेगा, कैसे स्टोर करेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं वहाँ पर। When an individual produce on the large scale through the one's own of efforts, she or he had to exchange this produce instantaneously for the other goods or services। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता था कि वो जो भी प्रोड्यूस करे वो इंस्टेंटली उसे क्या कर लेना चाहिए, एक्सचेंज कर लेना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाता है तो क्या होगा, इट वॉज अदरवाइज डिफिकल्ट टू स्टोर द सरप्लस गुड्स और स्टोर द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ दोज गुड्स। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्टोर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। अगर मान लो इस साल वो स्टोर कर भी लेता है तो अगले साल फिर से वो वीट प्रोड्यूस करेगा, फिर से उसे स्टोर करना पड़ेगा, तो ऐसे कितने साल तक वो कितना वीट स्टोर कर पाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर थी क्लियरली कि उसकी जो एडजस्टमेंट, सब लोगों के वांट्स है उसको एडजस्ट करना डिफिकल्ट है। सेकंड प्रॉब्लम थी कि उसकी स्टोरिंग वैल्यू में डिफिकल्टी आएगी, और थर्ड प्रॉब्लम आ रही थी प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, कि मान लो आपके पास जो गुड्स है उसकी वैल्यू कितनी है, वो मेजर करना भी बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि वहाँ पर मीडियम तो था नहीं रुपीज़। अगर रुपीज़ का मीडियम है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम मेज़र कर सकते हैं कि मान लो कि अब 10 रुपीज़ की बॉल पेन है या फिर 50 रुपीज़ की बुक्स है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं वैल्यू। आज के टाइम में पॉसिबल है, लेकिन जब वो बार्टर सिस्टम चल रही थी तब ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ पर प्रॉब्लम थी क्या, कि प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। चलो देखते हैं क्या है।
With the introduction of division of labor and the specialization is in an industry driven economy, the issue of measuring the value of goods and services emerged. यहाँ पर जैसे जैसे हम क्या होने लगे, लेबर का डिवीजन होने लगा, स्पेशलाइजेशन होने लगा, हमारी इकोनॉमी डेवलप होने लगी, सोसाइटी भी हमारी डेवलप होने लगी, तो प्रॉब्लम आई क्या, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इमर्ज्ड. अब गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या हम डिसाइड करें. Exchanging weights for rice was simpler, but now large number of goods become available for exchange against wheat and hence it becomes difficult to determine the maintain the exchange of value of wheat. तो पहले क्या था, मेरे पास राइस है या फिर सामने वाले के पास बीट है, तो सिंपल एक दूसरे के साथ हमें एक्सचेंज कर लेते थे. बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ ऑप्शंस बढ़ते गए. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दिया गया है कि इफ 20 kg ऑफ वीट इज इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस. क्या कहा गया है कि जो 20 kg वीट की वैल्यू है वो इक्वल टू क्या है 40 kg ऑफ राइस, यानी कि 1 kg आप वीट दोगे तो सामने से आपको 2 kg राइस मिलेंगे. इन शॉर्ट अगर यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें कि 20 kg आप वीट दोगे तो सामने से आपको 40 kg राइस मिलेगा. 10 मीटर्स ऑफ टेक्सटाइल एंड 1 kg घी. अगर 10 मीटर का कोई क्लॉथ दोगे आप तो सामने से आपको 1 kg घी मिलेगा. ऐसा पॉसिबल था पहले. इन अ मॉडर्न स्ट्रक्चर द क्वेश्चन ऑफ मेजरमेंट अराइजेस एज हाउ मच ऑफ टेक्सटाइल कैन एक्सचेंज फॉर 1 kg घी. लेकिन अभी मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं टेक्सटाइल का कोई भी प्रोडक्ट दे रहा हूँ, क्लॉथ कुछ भी, तो उसकी घी में वैल्यू कितनी होगी. या फिर हाउ मच ऑफ राइस कैन एक्सचेंज फॉर 1 kg घी. अगर मान लो मुझे राइस की वैल्यू जाननी है घी के सामने, तो अगर मैं 1 kg राइस देता हूँ तो सामने मुझे कितना घी मिलेगा. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन राइज होने लगे क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन बढ़ गए. It became difficult to determine such measures and hence arose a need for universally acceptable measuring rod. तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई कि ऐसे सारे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो उसकी मेजरमेंट वैल्यू कैसे करें, कैसे उसकी वैल्यू मेजर करें, वो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया. इसलिए फिर हमें कुछ नया रोड निकालना पड़ा या फिर नया ऑप्शंस निकालना पड़ा, और वो था हमारा मनी. लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, प्रॉब्लम क्या थी हमारे बार्टर सिस्टम में. तो बार्टर सिस्टम यानी क्या, एक्सचेंज ऑफ गुड्स डायरेक्टली विद द अदर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. उसे सिंपल हम बोलते थे बार्टर सिस्टम. अब लिमिटेशंस बार्टर सिस्टम की 3 हैं. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स. सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता गया, वैसे वैसे लोगों की वांट्स बढ़ती गई, तो उस वांट्स को एडजस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट था. सेकंड प्रॉब्लम थी डिफिकल्ट इन द स्टोरिंग वैल्यू, और थर्ड हमारी प्रॉब्लम थी मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. अब आगे कंटिन्यू करते हैं ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी. अब यहाँ पर आपको याद रखना है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें से कि एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ मनी या फिर एक्सप्लेन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, एक्सप्लेन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मनी. मनी कैसे डेवलप हुआ, और जो कंसेप्ट है मनी का वो कैसा डेवलप हुआ. तो आप सोच रहे होंगे जैसे ही बार्टर सिस्टम खत्म हुआ डायरेक्टली मनी आ गया. ऐसा नहीं है. बार्टर सिस्टम खत्म हुआ उसके बाद भी बहुत सारे स्टेजेस में से पास होना पड़ा, उसके बाद मनी मार्केट में आई है. वो आपको मैं स्टेजेस बता रहा हूँ. सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से, इवोल्यूशन ऑफ मनी. In order to simplify the procedure of exchange and to introduce a universally acceptable medium which satisfies the store of value function under the barter system, commodities and the animals were used as a medium of exchange in India. तो सबसे पहले मीडियम यूज किया गया एनिमल्स का. याद रखना ये सारे लाइन में स्टेप बाय स्टेप है. सबसे पहले एज अ मीडियम यूज किया गया किसका, एनिमल्स का. यानी कि अब जो भी वैल्यू डिसाइड होगी एनिमल्स में होगी. फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 kg राइस चाहिए तो डिसाइड हुआ था कि आपको 1 काउ देनी होगी या फिर 2 काउ या फिर बफेलोस, कुछ भी ऐसा. तो सबसे पहले एज अ एक्सचेंज वैल्यू यूज हो रहा था एनिमल्स का. Agriculture being the major sector of the economy, there was a large production of crops, of which the required stock stored rest of the crops were sold to buy animals.
तो क्या करते थे अब फार्मर्स के पास एक ऑप्शन आ गया। वो जो भी क्रॉप्स करते थे उसमें से क्या करते थे, उसको जितना चाहिए वो रख लेते थे अपने पास कंजप्शन करने के लिए, और बाकी का जो स्टॉक बचता था वो सोल्ड किया जाता था, और उसके बदले में वो लोग क्या करते थे, एनिमल परचेस कर लेते थे। सिंपल क्या करते थे, जो भी प्रोडक्शन हुआ है जितना अपने पास चाहिए वो रख लेते थे, और उसके बाद जो भी प्रोडक्शन बचता था उसे बेच कर वो लोग क्या करते थे, एनिमल्स परचेस कर लेते थे। When required, the animals could also be sold to the get goods, services or even the crops in the return. और जब उसे फ्यूचर में कोई भी चीज चाहिए तो वो जो एनिमल्स था उसके पास उसे बेचकर वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर लेते थे। In this way, animals like horse, cow and buffaloes became the means of exchange value for the money and trade. Okay. तो सबसे पहले यहाँ पर यूज हुआ एनिमल्स। एनिमल्स को लोग कैसे यूज करते थे, तो क्रॉप्स जो भी प्रोड्यूस होता था उसमें से जितना चाहिए वो रख लेते थे फार्मर्स अपने पास, और बाकी का बेचकर एनिमल्स परचेस कर लेते थे। और फ्यूचर में कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो एनिमल्स को बेचकर उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर लेते थे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हुआ एनिमल्स का। सेकंड देखते हैं, द यूज ऑफ एनिमल्स एज अ स्टैंडर्ड मेजर एंड द कॉमन मीडियम ऑफ ट्रेड ऑल्सो बिकेम अ लिमिटेशंस एंड कॉज डिफिकल्टीज। लेकिन यहाँ पर एनिमल्स का यूज करने में भी डिफिकल्टीज आई। क्या डिफिकल्टीज आई देखो। तो एनिमल्स आर मोर्टल, यानी वो भी एक क्या है, हमारी तरह लिविंग बींग है। दे गेट सिक एंड डाई, वो भी मर सकती है, उसे भी कोई डिसीज हो सकता है। देयरफॉर द स्टोरेज ऑफ वेल्थ इन फॉर्म ऑफ एनिमल्स वाज नॉट एडवाइजेबल। तो अब प्रॉब्लम हो गई कि उसको भी हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी कभी मर जाएगा या फिर उसे डिसीज हो सकते हैं। Thus the valuable mineral stones were used instead of animals. ओके, तो यहाँ पर एनिमल्स की जगह पर अब यूज होने लगा मिनरल्स एंड स्टोन्स, जिसे हम बोल सकते हैं वैल्यूएबल स्टोन्स। At the onset of imperialism, the use of coin started as a means of trade and exchange of goods and services in the kingdom. तो अब क्या होने लगा, जो बड़े बड़े किंगडम्स है वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने के लिए यूज होने लगा कॉइन्स का। The only limitations was that they were used in the limited societies and the regions. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी, वो कॉइन्स है वो तो रिच लोग ही यूज कर पाते थे, जो बड़े बड़े किंगडम में होते थे वही, जो राजा या फिर जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे वही यूज कर सकते थे कॉइन्स का। जो पुअर क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग उसे यूज नहीं कर पाते थे, तो वहां पर उसकी लिमिटेशंस हो गई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले यूज हुआ एनिमल्स का। एनिमल्स की लिमिटेशंस आई, इसलिए हमने यूज करना स्टार्ट किया जो मिनरल्स एंड जो वैल्यूएबल स्टोन्स होते हैं उसका। उसके बाद हमने स्टार्ट किया कॉइन्स का, लेकिन कॉइन्स की लिमिटेशंस ये है कि वो सिर्फ किंगडम में यूज हो सकता है या फिर जो रिच क्लास के लोग हैं वही यूज कर सकते हैं उसे। तो अब क्या होगा, अब नया ऑप्शन आएगा कि द डेमोक्रेसी एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन इंस्पायर्ड द नीड फॉर द मॉडर्न मनी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। तो हमारे कंट्री में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डेमोक्रेसी बढ़ी, इसलिए अब हमें कोई स्टैंडर्ड मेजर चाहिए था जिससे हम एक्सचेंज कर सके गुड्स एंड सर्विसेज, और वो था हमारा मनी। बाय द सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द मनी बिकम द वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और फाइनली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्प से जो मनी है वो वाइडली एक्सेप्टेड हो गया पूरे मार्केट में फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। मनी ऑल्सो सक्सीडेड इन द ओवरकमिंग द लिमिटेशंस ऑफ स्टोरेज वैल्यू ऑफ मनी। अब मनी तो आप जितनी भी चाहिए क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। द एडवेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम मेड इट इजियर टू ट्रांसफर एंड स्टोरेज ऑफ मनी। और आजकल को आप देख लो, हमारे पास बैंकिंग सिस्टम भी आ चुकी है जिससे हम इजीली मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। और इस बुक में नहीं लिखा है, लेकिन आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि अगर आपको क्या करते लेटेस्ट मनी भी आ चुकी है मार्केट में जिसे हम बोल सकते हैं प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वैसे बहुत सारी मनी आ चुकी है। अगर आप इसमें मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक खत्म हुआ हमारा 2 मार्क्स के लिए, और वो था कैसे मनी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई। तो फटाफट उसे रिवाइज कर लेते। सबसे पहले क्या हुआ, तो हमने एनिमल का यूज किया। एनिमल का यूज कैसे करते थे एक्सचेंज के लिए, तो जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस करता था, प्रोडक्शन करता था अपने फार्म में, वो अपने पास जितना प्रोडक्शन चाहिए कंज्यूम करने के लिए वो रख लेता था, और जितना एक्स्ट्रा था जो प्रोडक्शन वो मार्केट में वो सेल करके उसके बदले में एनिमल्स ले आता था। उसके बाद वो क्या करता था, तो जो भी गुड्स उसे फ्यूचर में चाहिए तो वो एनिमल्स को बेच कर वो गुड्स ले आता था। लेकिन उसकी एक लिमिटेशंस थी, और वो क्या
कि एनिमल्स भी कभी सिक हो सकते हैं, कभी मर सकते हैं। तो इसका नया ऑप्शन आया हमारे पास स्टोन्स, वैल्यूएबल जो स्टोन्स होते हैं वो, मिनरल्स होते हैं वो। और उसके बाद हमने कॉइन इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वहाँ पर कॉइन्स की एक लिमिटेशंस वो थी कि वो सिर्फ रिच लोग और किंगडम में ही यूज़ हो सकता है। पुअर क्लास और मिडिल क्लास उसे यूज़ नहीं कर पाते थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए फिर हमने यूज़ करना स्टार्ट किया मनी का, और उसको सपोर्ट मिला हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वाइडली वो एक्सेप्टेड हो चुका है। ओके, ये टॉपिक यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे हम मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द 5 मार्क्स। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी, या फिर बोल सकते हैं कि गिव मीनिंग ऑफ मनी एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये मार्शल ने जो डिफाइन दी गई है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इजी भी है याद रखना, और अब वाइडली एक्सेप्टेबल भी है। तो हमें एग्जाम में अगर पूछा जाए मीनिंग ऑफ मनी तो यही लिखनी है। मैं आपको रिफर करूंगा, आप यही लिखें। अब मनी का मीनिंग क्या हो रहा है? मनी इज दैट मीडियम विच इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। समझाता हूँ मैं डिटेल में आपको कि मनी क्या है। तो मनी इज द मीडियम, वो एक मीडियम है। किसका मीडियम है आपको भी पता है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने का वो एक मीडियम है। तो मनी इज द मीडियम विच इज यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। सिंपल, वो मनी क्या है? मीडियम है जिसका यूज होता है एक्सचेंज करने के लिए, विदाउट एनी डाउट, यानी इसके ऊपर कोई डाउट नहीं करता। आप 10 रुपीज़ की नोट दो, 100 रुपीज़ की नोट दो, या फिर 1000 रुपीज़ की नोट दो, वो कोई भी डाउट किए बगैर आपके पास से वो नोट ले लेगा और उसके बदले में आपको वापस गुड्स और सर्विसेज दे देगा। और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस, वो कोई ये नहीं देखेगा कि वो कहाँ प्रिंट हुई है या फिर कौन से टाइम पे वो प्रिंट हुई है। वो सिर्फ आपके पास से वो मनी ले लेगा और उसके बदले में आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे देगा। तो सिंपल मनी क्या है? मनी इज द मीडियम which is used for means of exchange without any doubt or investigation regardless the time or place। रॉबर्टसन ने भी डिफाइन दी गई है कि व्हाट इज द एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सिंपल, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है उसे मनी बोलते हैं। लेकिन हमें याद रखना एग्जाम में नहीं लिखनी है, हमें प्रॉपरली हमारी इंप्रेशन प्रॉपरली वहाँ पर दिखानी है। एग्जाम में हमारी इमेज क्रिएट करनी है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और हमें थोड़ा लेंथ भी बढ़ाना है क्वेश्चन के आंसर लिखो तब। तो अगर मेरी बात मानो तो आपको मार्शल की डिफाइन ही लिखनी है। ओके, मनी के फंक्शंस क्या है? तो सिंपल, जो लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की वही मनी के फंक्शंस हैं। फिर से बोल रहा हूँ मैं कि बार्टर सिस्टम की जो लिमिटेशंस थी वही फंक्शंस मनी के हैं, लेकिन आपको उसका जो कंटेंट है वो चेंज करना है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला फंक्शंस क्या है मनी का? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो हमने डिफाइन में भी देखा कि मनी क्या है? एक्सचेंज करने का वो मीडियम है। गुड्स एंड सर्विसेज को अगर आपको एक्सचेंज करने हैं तो एक्सचेंज आप मनी थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो बार्टर सिस्टम की एक लिमिटेशंस थी कि वो हम एक्सचेंज करें तो किससे करें, वैल्यू कैसे डिसाइड करें। तो लिमिटेशंस को ओवरकम करता है हमारा क्या? मनी। देखते हैं कैसे। द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रेड। इट रिमूव्स द लिमिटेशंस ऑफ द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स एंड मेक्स एक्सचेंज इजियर। अब आपने आगे भी देखा था कि जैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमी डेवलपमेंट हुई, वैसे वैसे लोगों की वांट्स बढ़ती गई और उन सब का एडजस्टमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो जो डिफिकल्टी थी उसका सॉल्यूशन है मनी। The farmer can get money in exchange of wheat and then from that money he can buy clothes, rice, ghee etc. अब क्लियर हो गया यहाँ पर। जिसके पास wheat है वो क्या कर सकता है? सेल कर दो, उसके बदले में आपको मिलेगा क्या? मनी। और उस मनी से आप क्लोथ भी परचेस कर सकते हैं, राइस भी परचेस कर सकते हैं, घी भी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो पहली प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की कि वांट्स को एडजस्ट करना डिफिकल्ट है, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। An individual can spend money to satisfy his present demands of goods and services and also save the money for the future to satisfy his future needs for goods and services। तो हमारी जो प्रेजेंट की नीड्स है वो तो हम फुलफिल कर ही सकते हैं, साथ में हमारे जो फ्यूचर की नीड्स है वो भी हम क्या कर सकते हैं? सेटिस्फाई कर सकते हैं।
Basically, money is used as a medium to satisfy needs of an individual by buying goods or services. Simple. तो मनी क्या है? तो हमारी जो नीड्स एंड वांट्स है वो इजीली हम सेटिस्फाई कर सकते हैं थ्रू द मनी. तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हुआ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सेकंड फंक्शन है हमारा मनी एज अ स्टोर वैल्यू. हमारा सेकंड बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम था कि हम स्टोर नहीं कर सकते वैल्यू, तो यहाँ पर मनी को आप स्टोर भी कर सकते हैं. क्या अनदर फंक्शन ऑफ मनी इज अ स्टोर वैल्यू. कैसे? इफ अ पर्सन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज बट सेविंग वेल्थ फॉर द फ्यूचर नीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाज डिफिकल्ट बिफोर द यूज ऑफ मनी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज. अब पहले के टाइम में क्या होता था, हम गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस करते थे, वो हम प्रेजेंटली जो भी नीड्स एंड वांट्स है वो सेटिस्फाई करने के लिए एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन फ्यूचर के लिए हम उसे स्टोर नहीं कर सकते थे. आपने भी देखा था कि एनिमल्स वर मॉर्टल एंड लॉन्ग टर्म सेविंग्स ऑफ वैल्यूज वाज नॉट पॉसिबल यूजिंग देम. एनिमल्स को हम टेम्पररी क्या कर सकते, स्टोर कर सकते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर पाते थे. दिस मेड मनी द मोस्ट सक्सेसफुल मीन्स ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम. और मनी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया. मनी को आप जितने भी टाइम तक क्या कर सकते, स्टोर करना चाहे कर सकते हैं. इट इज इजी टू हैव मनी एज अ स्टोरेज ऑफ वैल्यू. इट बिकेम द पॉसिबल टू गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ क्रॉप्स एंड सेव द मनी फॉर द फ्यूचर नीड्स टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. वो तो बहुत ईजी हो गई. आपके पास क्रॉप्स आपने प्रोड्यूस किया है, आप बेच दो, फिर मनी ले आओ. आपको जितने टाइम तक उसे स्टोर करना है आप कर सकते हैं फ्यूचर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. Another advantage of using money was that it could be used as a standard of deferred payment. The characteristic of money became an important basis for the entire system of credit, hire purchase and installment payments. तो कैसे भी आप परचेस कर रहे हो, क्रेडिट पे है या फिर हायर पे या फिर इंस्टॉलमेंट पे करना है, सब जगह पर वाइडली एक्सेप्टेड हो गई मनी. तो मनी एज अ स्टोर वैल्यू सबसे बेस्ट मेजर रहा. और थर्ड फंक्शन है मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू. आप इजीली मेजर भी कर सकते, कोई भी गुड्स की वैल्यू आपको मेजर कर सकते इजीली. पहले प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम में, कि मान लो आप 20 kg वीट के बदले में आपको 40 kg राइस मिलता था, या फिर 20 kg राइस के बदले में आपको 1 मीटर क्लोथ मिलता था. ओके, तो वो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते थे, फिर वहाँ पर एक्सचेंज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती थी. मान लो 20 kg वीट के बदले में कितना kg घी मिलेगा, 20 kg वीट के बदले में आपको कितनी काउस मिलेगी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी. तो ऐसा यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया गया. कैसे? देखो कि मनी प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल एज अ मेजर ऑफ वैल्यू इन द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम. इट वाज डिफिकल्ट टू रिमेंबर द एक्सचेंज रेट्स and values of each of the goods or services. For 20 kg of wheat equals to how much kg of rice, equals to how much meter of clothes, equal to how much kg of ghee. ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है. मान लो कि मेरे पास 20 kg वीट है, तो उसके बदले में मुझे कितने kg राइस मिलेंगे, उसके बदले में मुझे कितना मीटर क्लॉथ मिलेगा, या फिर उसके बदले में मुझे कितना kg घी मिलेगा. तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी. तो while on the other hand, money makes this easier, allowing the value of different goods or services to be compared and assessed against each other. तो मनी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, आप इजीली सबकी वैल्यू मेजर करके कंपेयर कर सकते हैं. जो भी गुड्स आपको बेस्ट लगे वो परचेस करके उसके बदले में आप मनी दे सकते हैं. Money implies the price system, allowing the measure of price of each goods or services which can be compared to each other. तो मनी से आप इजीली सब गुड्स एंड सर्विसेज को कंपेयर कर सकते हैं. इट ऑल्सो अलाउज फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड एक्सचेंज. तो इजीली आप डिसीजन भी ले सकेंगे और गुड्स को एक्सचेंज भी कर पाएंगे. तो टाइप्स ऑफ मनी वाला जो टॉपिक है वो कल से स्टार्ट करेंगे. आज तक इतना ही करेंगे हम. जो आज हमने किया प्रॉपरली क्लियरली एक वीडियोस देखकर माइंड में बिठा लेना, क्योंकि कल से हम नया टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे, उसमें से कुछ भी रिपीट करने वाले नहीं है. आज हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम, उसकी लिमिटेशंस, मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी. आपको याद रहना चाहिए. और कल मिलेंगे फिर से रेगुलर टाइम पे.